हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीट्स अबोर्ड। आज की इस वीडियो में जो है हम क्लास 11th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि हमारा फिजिकल वर्ल्ड है उसका जो है हमारा जो नोट्स है जो कि फिजिक्स वाला मिस्टर अलक पांडे सर द्वारा जो हैंड रिटन नोट्स है उसको जो है हम इस वीडियो में देखेंगे। तो उन्होंने जो फिजिकल वर्ल्ड जो है हमारा चैप्टर है उसका उन्होंने खुद हैंड रिटन नोट्स जो है उन्होंने बनाया है स्टूडेंट्स के लिए। तो उसको मैंने यहाँ पे लिया और उसको जो हम कम्प्लीटली आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ फिजिक्स, आखिर होता क्या है फिजिक्स। तो फिजिक्स जो है जो हमारा संस्कृत वर्ड है भौतिक, फिजिक्स को हम संस्कृत में जो है भौतिकी वर्ड जो है इसके लिए रिफर करते हैं। हिंदी में हम फिजिक्स को भौतिक विज्ञान भी बोलते हैं। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, जो भी भौतिक संसार है हमारा जो फिजिकल वर्ल्ड है उसकी स्टडी को ही हम फिजिक्स बोलते हैं। अब हम बोलें अगर कि फिजिक्स जो वर्ड है हमारा इसको किस वर्ड से लिया गया है, तो यहाँ पे जो है कुछ अजीब सी लैंग्वेज में यहाँ पे एक अजीब सा वर्ड लिखा हुआ है जो हमें समझ में भी नहीं आ रहा है, आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा। ये ग्रीक लैंग्वेज का एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है नेचर, और इसी वर्ड से जो है फिजिक्स को लिया गया है, फिजिक्स वर्ड को 15th सेंचुरी में इसी ग्रीक वर्ड से जो है जिसका मतलब नेचर होता है उससे फिजिक्स वर्ड को लिया गया था। मतलब हम कह सकते हैं फिजिक्स इज़ द स्टडी ऑफ नेचर, जो प्रकृति की जो स्टडी है, प्रकृति का अध्ययन, उसे ही हम जो है फिजिक्स बोलते हैं। स्टडी ऑफ बेसिक लॉज ऑफ नेचर, हमारे नेचर में प्रेजेंट जो बेसिक लॉज हैं उनकी स्टडी को हम फिजिक्स बोलते हैं। फिर वो लिखते हैं इट्स नॉट पॉसिबल टू डिफाइन इन फ्यू लाइन्स व्हाट इज़ फिजिक्स इज़, मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि हम कुछ चंद लाइंस में जो है फिजिक्स को डिफाइन कर दें कि फिजिक्स होता क्या है, ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। फिर यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश की है कि द रिपीटिशन ऑफ डेज एंड नाइट, दिन और रात का होना, जो एनुअल साइकिल है सीजन्स के यानी मौसम का बदलना, द एक्लिप्स ऑफ टाइड्स का बनना, समुद्र में लहरों का उठना, वोल्केनोज का वोल्केनिक इरप्शंस होना, रेनबोज का बनना, द मोशन ऑफ सन टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सन के मोशन से लेकर जो इतने छोटे एटम में उससे भी छोटा जो उसमें इलेक्ट्रॉन है उसके मोशन तक, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो एक ग्लास में आप पानी रख के हैं उसकी हीटिंग और उसको हीट करना, ग्लास एक छोटे से ग्लास में पानी रखा हुआ उसकी हीट होने की प्रक्रिया से लेकर उतने बड़े स्टार होने की ठंडे होने की प्रक्रिया, ये सारी जो हम फिजिक्स में पढ़ेंगे। फ्लो ऑफ रिवर, नदियों का बहना, समुद्रों की गहराई, ये सारे जो फिनोमिना है उसे हम फिजिक्स की मदद से जो है समझ सकते हैं। ऑल आर अंडरस्टूड थ्रू फिजिक्स, सब हम फिजिक्स की मदद से समझ सकते हैं। फिर यहाँ पे वो लिखते हैं फिजिक्स इज लव एंड रियली फिजिक्स इज लव, फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स इज द क्वीन। यहाँ पे जो एक बहुत ही फेमस कोट वहाँ पे लिखा गया है कि फिजिक्स और मैथ के बीच का एक रिलेशन बताया गया है यहाँ पे। जैसे हम कह सकते हैं कि फिजिक्स जो है फिजिक्स इज इनकम्प्लीट विदाउट मैथमेटिक्स, हम कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बोला गया फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ साइंस। साइंस का जो किंग है उसे हम फिजिक्स को कहते हैं और मैथमेटिक्स जो साइंस की क्वीन होती है उसे हम मैथमेटिक्स को कहते हैं। तो जैसा कि हम कह सकते हैं कि किंग इज़ इनकम्प्लीट विदाउट क्वीन, सिमिलरली लाइक दैट फिजिक्स इज़ इनकम्प्लीट विदाउट मैथमेटिक्स। तो बहुत ही अच्छा कोट है यहाँ पे। फिर आगे यहाँ पे दिया हुआ है कि वही कुछ फिनोमिना यहाँ पे दिए हुए हैं कि आवाज़ का सुनना, प्रकाश की मदद से बहुत सारी चीज़ों को, रंगों को देखना, बल्ब का ग्लो होना, पहियों का घूमना, बहुत सारे जो ट्रांसपोर्टिंग जो व्हीकल्स हैं उनका जो है उनके पहियों का घूमना, टीवी स्क्रीन पर इमेज का बनना, एसी के द्वारा रूम को ठंडा कर दिया जाना, एसी के द्वारा रूम को गर्म कर दिया जाना, ये सारे फिनोमिना जो हैं वो हम फिजिक्स से ही समझ सकते हैं। फिर यहाँ पे एनसीईआरटी में हमारे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए हुए हैं, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। तो इसे हम देख लेते हैं यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म क्या होता है। तो यूनिफिकेशन, सबसे पहले यूनिफिकेशन हम देखते हैं। तो यूनिफिकेशन क्या होता है, बहुत सारी फिनोमिना को एक सिंगल रूल देकर, बहुत सारी फिनोमिना को एक सिंगल रूल से समझा देना, ये जो प्रोसेस होता है इसे हम यूनिफिकेशन बोलते हैं। जैसे कि हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का एग्जांपल लेते हैं। तो कुछ यहाँ पे फिनोमिना है जैसे कि फॉल ऑफ एप्पल ऑन ग्राउंड, एक सेब का ज़मीन पर गिरना, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ के चारों तरफ मून का मोशन, प्लैनेट्स का मोशन सन के चारों तरफ। तो इतने सारे ये फिनोमिनाज हैं और इन सारे फिनोमिनाज को एक सिंगल जो हमारा लॉ है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देकर समझा दिया गया। ये सारे कॉन्सेप्ट को जो हमारे एक जो रूल है हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो कि न्यूटन के द्वारा दिया गया था, इससे इन सारे फिनोमिनाज को हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं यूनिफाई किया गया है इन सारे फिनोमिनाज को एक सिंगल लॉ को देकर, तो इसे हम जो यूनिफिकेशन कहते हैं।
फिर यहाँ पे ये हमारा जो है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला दिया हुआ है, आई होप सभी को पता होगा, G × M1 × M2/R², वेयर G इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M1 इज द मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, M2 इज द मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, एंड R इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट टू द न्यूक्लियस ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट, उसका स्क्वायर। फिर देखिए यूनिफिकेशन के बारे में यहाँ पे बोला गया है कि यूनिफिकेशन इज एन अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन वेरियस फिनोमेना। यूनिफिकेशन एक ऐसी कोशिश है, यूनिफिकेशन एक ऐसा अटेम्प्ट है जिसके द्वारा जो है हम कुछ बेसिक लॉज की मदद से बहुत सारे फिनोमेनाज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। यूनिफिकेशन एक ऐसा अटेम्प्ट है जिससे कि हम पूरे फिजिकल वर्ल्ड को कुछ चंद यूनिवर्सल लॉज की मदद से देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि एक स्टीफन हॉकिंग एक साइंटिस्ट है। उन्होंने एक बार ये कोशिश किया था कि वो ऐसे मतलब उन्होंने सोचा था कि केवल वो एक ला देख के जो है पूरे फिजिक्स को जो है एक्सप्लेन कर देंगे, और उन्होंने इस पर बहुत कोशिश भी किया था उन्होंने, और बहुत करीब तक वो पहुँच भी गए थे। उन्होंने वो एक बुक लिखे थे, द फिजिक्स ऑफ एवरीथिंग। बहुत करीब तक पहुँच गए थे वो कि एक लॉ देकर वो पूरे फिजिक्स को समझा सकें। तो वो बुक बहुत अच्छी है, द फिजिक्स ऑफ एवरीथिंग, आप उसे पढ़ सकते हैं। तो और बहुत करीब वो पहुंच गए थे वो एक लॉ देने में, और वो एक जो लॉ था वही हमारा जो था उसे ही हम जो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है हमारा, आगे चल के हम पढ़ेंगे उसके बारे में। तो उसी तरह से जो है एक मैक्सवेल एक दूसरे साइंटिस्ट थे, इन्होंने 4 इक्वेशंस दिए मेनली, और इन 4 इक्वेशंस की मदद से इन्होंने बहुत बड़े बड़े फिनोमिनाज को जो है कुछ 4 लॉज देके बहुत बड़े बड़े पूरे 4 फील्ड्स को फिजिक्स के हम कह सकते हैं उन्होंने समझा दिया। जैसे कि कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए इन्होंने एक रूल दिया, इलेक्ट्रोडायनामिक्स के लिए एक रूल दिया, मैग्नेटिज्म के लिए एक रूल दिया, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए रूल दिया। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, तो इलेक्ट्रो मतलब चार्ज पार्टिकल्स, और स्टैटिक्स यानी जो स्टेशनरी हो, यानी रेस्ट की अवस्था में जो रुके हुए चार्ज पार्टिकल्स हैं उनकी स्टडी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं, और वही जब चार्ज पार्टिकल्स मोशन में हो जाते हैं तो उसे हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स बोलते हैं। तो ये 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल दिए थे मैक्सवेल ने, बहुत ही बेहतरीन साइंटिस्ट थे ये। उसके बाद से फिर दूसरा जो हमारा टर्म है वो है रिडक्शनिज्म। तो इसे हम देखते हैं। तो यूनिफिकेशन तो हमने समझ लिया, रिडक्शनिज्म क्या होता है। मान लीजिए एक बहुत बड़ी समस्या आपके सामने खड़ी है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आपके सामने, आप जो है देख के उसको पहले ही डर जाएंगे, लेकिन उसी को जो है उसी का सॉल्यूशन एक क्या है कि हम उस बड़े प्रॉब्लम को छोटा छोटा करके ब्रेक करके उसको देखें, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दें, और उसके बाद से हर एक छोटे छोटे पार्ट का सॉल्यूशन हम खोजें। तो हम देखेंगे कि उन छोटे छोटे पार्ट्स का सॉल्यूशन खोजते खोजते उस बड़ी सी प्रॉब्लम का जो हम सॉल्यूशन पा लिए होंगे। तो यही जो होता है हमारा रिडक्शनिज्म होता है। जैसे कि प्रॉपर्टीज ऑफ बिगर एंड मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम, जो बहुत ही ज़्यादा जटिल जो सिस्टम होते हैं, कॉम्प्लेक्स सिस्टम और बहुत ही बड़े कॉम्प्लेक्स सिस्टम होते हैं, उनको उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में, उनके कुछ कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स में उनको तोड़ना, और फिर उन पार्ट्स को जो है सॉल्व करना, और उन छोटे छोटे पार्ट्स को सॉल्व करते हुए उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को, उस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को सॉल्व कर देना, ये हमारा रिडक्शनिज्म कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हमारे यहाँ पे दिया हुआ है कि थर्मोडायनामिक्स फ्रॉम किनेटिक थ्योरी। थर्मोडायनामिक्स बहुत ही बड़ा एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसको हम किनेटिक थ्योरी की मदद से जो है उसको समझ सकते हैं। फिर यहाँ पे आगे जो नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है वो है स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का स्कोप क्या है, फिजिक्स का एक्साइटमेंट क्या है, इसको हम देखते हैं। तो फिजिक्स में मेनली दो स्कोप हो सकते हैं। एक तो हो गया हमारा माइक्रोस्कोपिक, जिसको हम क्लासिकल फिजिक्स भी बोल सकते हैं, प्रिमिटिव फिजिक्स हम कह सकते हैं, और सेकंड जो हमारा वो है माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स, यानी क्वांटम फिजिक्स या मॉडर्न फिजिक्स, एडवांस्ड फिजिक्स, जो चाहे बोल रहे आप। तो माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स में बहुत ही जो है एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ऑब्जेक्ट्स की बात होती है, जैसे कि एटम्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इन सब की स्टडी जो है क्वांटम फिजिक्स यानी माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स में करते हैं। इसके बारे में अभी इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, 11th-12 में तो नहीं पढ़ेंगे इसके बारे में। फिर सेकंड, जिसका जो फर्स्ट पार्ट है हमारा मैक्रोस्कोपिक यानी क्लासिकल फिजिक्स, इसके बारे में मेनली हम क्लास 11-12 में पढ़ेंगे, वो भी बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल ऊपर से जो हमें क्लास 11-12 में पढ़ना है। जैसे कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, इसमें जो है क्लास 11-12 में जो है फिजिक्स का जो है फिजिक्स का हर फील्ड जो है ऊपर से पढ़ा दिया जाता है, उसके बारे में, हर चीज़ के बारे में। तो माइक्रोस्कोपिक यानी क्लासिकल फिजिक्स में मेनली जो है 4 पार्ट्स हैं हमारे यहाँ पे, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ऑप्टिक्स एंड थर्मोडायनामिक्स। तो मैकेनिक्स भी हमें क्लास 11 में पढ़ना है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स भी हमें क्लास 11 में पढ़ना है, ऑप्टिक्स हमें क्लास 12 में पढ़ना है, एंड थर्मोडायनामिक्स भी हम क्लास 12 में ही पढ़ेंगे। तो मैकेनिक्स में क्या क्या हमें पढ़ना है, मोशन ऑफ पार्टिकल्स का मोशन हो गया हमारा, पार्टिकल्स का मोशन,
यानी पार्टिकल्स में गति जो हो गया हमारा, प्रोपल्जन ऑफ रॉकेट, रॉकेट कैसे जो है फ्लाई ओवर करता है, कैसे उसमें प्रोपल्जन होता है, ये फिनोमेना भी जो हम इसमें पढ़ेंगे। वाटर वेव्स के बारे में, साउंड वेव्स, बेंडिंग ऑफ रॉड, रॉड का मुड़ जाना, तो ये सारे जो फिनोमेना हैं, फ्लोटेशन ऑफ शिप, कैसे जो है नदी के ऊपर या समुद्र के ऊपर कहीं भी जो है वाटर बॉडीज के ऊपर शिप का फ्लोटेशन, उसका प्लवन, उसका तैरना, ये सारे जो है हम मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हम चार्ज, करंट, मैग्नेटिज्म, एसी, ट्रांसफार्मर, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद तो ये जो है हमारा बेसिकली जो है क्लास 11 में ये सब हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद से जो हमारा ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स में जो है हम मेनली लाइट को जो हम साइंटिफिक टर्म में ऑप्टिक्स बोलते हैं, तो इसमें मेनली हम लेंसेज, मिरर्स, आई, टेलीस्कोप, रेनबो वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। और थर्मोडायनेमिक्स में हम मेनली हीट, टेम्परेचर, हीट एनर्जी, स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस, कंडक्शन, रेडियोएक्टिव कनेक्शन, रेडिएशन, कन्वेक्शन जो है ये सब हम पढ़ेंगे। अभी ये वर्ड्स जो है पूरे जो है हमारे सामने जो बिल्कुल नए नए, अभी तो हमने स्टार्ट किया है क्लास 11, आगे आगे जो हम पढ़ेंगे तो सब हमें अच्छे से आने लगेगा। तो ये स्कोप ऑफ फिजिक्स को अगर हम क्वांटिटी के टर्म में डिफाइन करें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि एक छोटे से इलेक्ट्रॉन का एक छोटे से इलेक्ट्रॉन से लेकर इस संपूर्ण ब्रह्मांड की स्टडी जो ये पूरा जो है हमारा स्कोप है हमारे फिजिक्स का। जैसे कि इलेक्ट्रॉन एक छोटा, उसका मास जो हमारा 10 टू द पावर -30 kg हो गया, -30 kg हो गया। यहाँ से लेकर पूरे यूनिवर्स का मास जो कि 10 टू द पावर 55 kg हो गया। तो इतना बड़ा स्कोप हम कह सकते हैं, इतना बड़ा हम स्कोप कह सकते हैं कि फिजिक्स का है। उसके बाद से हम क्या कह सकते हैं, स्कोप इज फ्रॉम वैक्यूम टू इन्फिनिटी, यानी फिजिक्स का हम ऐसे कह सकते हैं कि वैक्यूम से लेकर इन्फिनिटी तक। वैक्यूम यानी कुछ नहीं, बिल्कुल निर्वात, एयर भी जहाँ प्रेजेंट ना हो वो हो गया हमारा वैक्यूम। वहाँ से लेकर बिल्कुल इन्फिनिटी तक, जहाँ तक कोई अभी पहुँचा नहीं है, ये पूरी स्टडी जो हम कह सकते हैं फिजिक्स का स्कोप है। उसके बाद से हम क्या कह सकते हैं, स्कोप इज फ्रॉम 10 टू द पावर -40 मीटर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस टू द लेंथ ऑफ गैलेक्सीज, यानी एक न्यूक्लियस एक एटम, इतना छोटा एटम होता है जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उसमें भी जो उसमें न्यूक्लियस होता है उसके रेडियस से लेकर जो पूरा जो गैलेक्सी है हमारा, जो कई सारे हमारे सोलर सिस्टम से भी बड़ा गैलेक्सी, उसके रेडियस से लेकर इतना बड़ा स्कोप हम कह सकते हैं कि फिजिक्स का है। फिर हम देखते हैं एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स में एक्साइटमेंट क्यों है फिजिक्स में एक्साइटमेंट आती कहाँ से है, तो इसमें एक्साइटमेंट आने के कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं, तो रूल्स दिए हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ फर्स्ट जो हमारा दिया हुआ है पॉइंट, फ्यू बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड लॉज कैन एक्सप्लेन मेनी फिनोमेना। कुछ कॉन्सेप्ट्स और लॉज को पढ़ के हम जो है बहुत सारे फिनोमेना को एक्सप्लेन कर सकते हैं फिजिक्स में हम नए एक्सपेरिमेंट्स को इमेजिन कर सकते हैं। फिजिक्स की मदद से हम बहुत सारे एप्लीकेशन और बहुत सारे यूजफुल डिवाइसेस बना सकते हैं। और फिजिक्स जो है हमारे डेली लाइफ में अप्लीकेबल है। हमारे डेली लाइफ में मतलब हम देख सकते हैं कि मतलब सुबह हम उठते हैं, मान लीजिए सुबह उठे, हम चले, फिर हम गए ब्रश करने, हमने नल चालू किया, तो वहाँ पे भी फिजिक्स है हमारा। हमने नल चालू किया तो पानी का जो फ्लो हो रहा है, वो पानी का जो फ्लो हो रहा है वो भी जो हम पढ़ सकते, वो भी जो हम अंडरस्टैंड करेंगे फिजिक्स की मदद से। हम अपने दांतों पर ब्रश को रगड़ रहे हैं, फ्रिक्शन, वो भी हम पढ़ेंगे फिजिक्स में। तो हम देख सकते हैं कि कितने सारे फिनोमेना जो है, मतलब फिजिक्स इज नेचर, फिजिक्स इज एवरीथिंग, सब जो है हम फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो ये हम डेली लाइफ में हमारे अप्लीकेबल है। उसके बाद से प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर इवेंट्स। और अगर आप सोच रहे हैं फ्यूचर इवेंट्स के बारे में प्रेडिक्शन करना, तो केवल ओनली एंड ओनली जो हम उसको फिजिक्स को अंडरस्टैंड करके ही कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर हम इसका देखें तो गूगल मैप्स हमारा बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल है फ्यूचर प्रेडिक्शन का। गूगल मैप्स की मदद से हम बता सकते हैं कि कौन सी किस जगहों के बीच जो है कितना डिस्टेंस है, कितना ट्रैफिक चल रहा है, यहाँ तक हर इतनी छोटी छोटी चीज़ जो है ये सब जो हम प्रेडिक्ट कर दिया जाता है, ये सब फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी की मदद से ही हो रहा है। फिर हम देखते हैं फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। फिजिक्स, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी। तो यहाँ पे देखिए फिजिक्स, फिर यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स, इंप्रूव एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। फिजिक्स से हमने थर्मोडायनामिक्स पढ़ा, उससे हमने हीट इंजन की एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया, फिर वो लीड किया हमारे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को। फिर यहाँ पे एक पॉइंट दिया रहा है, टेक्नोलॉजी गिव्स राइज टू न्यू फिजिक्स। टेक्नोलॉजी ही जो है वो नए फिजिक्स को जो है जन्म देती है, नए फिजिक्स को राइज करती है टेक्नोलॉजी। जैसे मान लीजिए कि हम कोई सोचते हैं कि हाउ टू इम्प्रूव स्टीम इंजन, मतलब कोई अगर आप सोचते हैं कि स्टीम इंजन को और कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे और हम उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा। फिजिक्स में हमें थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना पड़ेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी को जो है फिजिक्स को डेवलप करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी के बारे में जानना होगा, और टेक्नोलॉजी के बारे में जानने के लिए हमें फिजिक्स को पढ़ना पड़ेगा। फिर यहाँ पे सेकंड पॉइंट दे रहा है, फिजिक्स गिव्स राइज टू न्यू टेक्नोलॉजी। अभी हमने देखा कि टेक्नोलॉजी फिजिक्स को राइज कर रहा था। फिर सेकंड पॉइंट में हम देख रहे हैं कि फिजिक्स टेक्नोलॉजी को राइज कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे सिलिकॉन चिप्स होते हैं, सोलर पैनल्स में भी होते हैं,
तो इससे जो है पूरा कंप्यूटर रिवॉल्यूशन जो है आ गया हमारा। सिलिकॉन चिप्स, जैसे कंप्यूटर में जो छोटे पूरे सिस्टम्स होते हैं उसके अंदर के जो पूरे सब्सटेंसेस हम कह सकते हैं, तो उसमें क्या सिलिकॉन चिप्स ही तो लगे हुए होते हैं। तो इतने छोटे से करते हुए, इतना छोटा सा फिजिक्स पढ़ के हमने पूरी एक न्यू टेक्नोलॉजी, पूरे कंप्यूटर रिवॉल्यूशन को जो है राइज कर दिया। फिर आगे हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के बारे में स्टडी करके पूरा एक वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है आ गया। मैग्नेटिज्म की वजह से ये वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पॉसिबल है। जैसे कि हम ब्लूटूथ यूज़ करते हैं, वायरलेस कीबोर्ड यूज़ करते हैं, वायरलेस माउस यूज़ करते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब फिजिक्स की मदद से फिर पूरा जो है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म अंडरस्टैंड करके इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया है। फिर आगे दिया गया हमारा फिजिसिस्ट मेजर कंट्रीब्यूशंस, डिस्कवरी एंड कंट्री ऑफ ओरिजिन। ये एक टेबल जो है हमारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जहाँ पे फिजिसिस्ट के कुछ नाम दिए गए हैं, उनके बहुत सारे जो डिस्कवरी और उनका क्या कंट्रीब्यूशन है फिजिक्स में वो दिया गया है, और किस कंट्री के वो जो है ऑरिजिन, किस कंट्री से ऑरिजिन है उनका, तो वो एक टेबल एनसीईआरटी में दिया गया है, वो आप उसे पढ़ लीजिएगा, वो यहाँ पे नहीं लिखा गया है। फिर हम पढ़ते हैं कुछ फंडामेंटल फोर्सेज जो हमारे नेचर में अवेलेबल है, उसको हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला फंडामेंटल फोर्स जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, सब इससे कहीं ना कहीं वाकिफ़ होंगे, नहीं वाकिफ़ होंगे तो एप्पल वाली स्टोरी तो जानते ही होंगे न्यूटन की, तो उससे आप जानते होंगे सभी ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम देख लेते हैं। तो ये हमेशा जो है अट्रैक्टिव फोर्स होता है, यानी कभी भी ग्रेविटेशनल फोर्स में जो है रिपल्जन नहीं होता है। जैसे कि मैग्नेटिज्म में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे अट्रैक्शन रिपल्जन दोनों होता है, लेकिन ग्रेविटेशनल एक ऐसा फोर्स है जिसमें कि केवल जो है अट्रैक्शन होता है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में। तो ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, यानी बहुत ज़्यादा दूर पर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके बीच भी जो है इसको फील किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए अर्थ हो गया और उससे उतनी ज़्यादा दूरी पर हमारा सन हो गया, तो उनके बीच भी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है प्रेजेंट है। उसके बाद से जो है इसमें कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मीडियम है तभी भी सही है, मीडियम नहीं है तभी भी सही है ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। मतलब मीडियम नहीं है तभी भी जो है ये एक्ट करेगा। और ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट फोर्स है नेचर का, बहुत ही कमज़ोर होता है ये। तो अब आपके मन में ये दिमाग सवाल आ रहा होगा कि तो इतना कम है फिर भी पूरे जो है सोलर सिस्टम को कैसे जो है स्टेबल किया हुआ है, इतना वीक है। तो वो स्टेबल इसलिए किया हुआ है क्योंकि जो है वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी मास बहुत ही हाई है, उनका मास जो है बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो है इसका जो है वैल्यू इस फोर्स का अधिक हो जाता है, तो इसलिए वो स्टेबल किया हुआ है। लेकिन फिर भी ये जो है नेचर का सबसे वीकेस्ट फोर्स है। मतलब इसको हम फील भी नहीं कर सकते जो हल्का ऑब्जेक्ट हो। जैसे कि मान लीजिए आप हैं और आपके बगल में जो है एक चेयर है, तो आप दोनों के बीच भी जो है ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, लेकिन आप उसको फील नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मास आपका बहुत कम है, मास बहुत कम है चेयर का भी और आपका भी। फिर सेकेंड फोर्स जो दिया हुआ हमारा वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो दो चार्ज के बीच जो है जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया हमारा। ये यहाँ पे अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्जन भी हो सकते हैं। यहाँ पे अगर सेम चार्जेस होंगे तो रिपल्जन होगा हमारा, और अलग अलग डिफरेंट चार्जेस होंगे तो हमारे यहाँ पे अट्रैक्शन होगा। ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स है और इसमें भी किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स इज 10⁻36 टाइम्स द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। मान लीजिए जो है दो प्रोटॉन्स हैं, उनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, मान लीजिए एक्स उन पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो इन्हीं के बीच जो हमारा जो जो है हमारा, मान लीजिए कि एक्स जो है फोर्स हमारा लग रहा है, तो इन्हीं दो प्रोटॉन्स के बीच जो अगर हम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को निकालें तो वो 10⁻36 × x इतना टाइम्स लगेगा। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स हम देख सकते हैं उस पर 10 की पावर 36 इतना गुना ज़्यादा जो है मैग्नीट्यूड के कंपैरिजन में होता है। फिर थर्ड जो हमारा एक बेसिक जो है हमारा वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। थर्ड जो फोर्स दिया हुआ हमारा वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है मैग्नीट्यूड के सेंस में हम देखें तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स, और ये बहुत ही शॉर्ट रेंज में चलता है, यानी बहुत छोटे डिस्टेंस पर इसे हम जो है ये फील होता है। जैसे कि एटम के में जो है एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसमें जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच, और प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच जो है इस न्यूक्लियर फोर्स को फील किया जा सकता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच भी जो है इस न्यूक्लियर फोर्स को फील नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं फील किया जा सकता? क्योंकि मान लीजिए ये एटम हमारा, यहाँ पे बीच में इसका न्यूक्लियस है, तो अब यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, तो वो डिस्टेंस भी जो है बहुत ज़्यादा होता है इस न्यूक्लियर फोर्स के लिए, इसलिए यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगता। सिर्फ इस न्यूक्लियस में जो प्रेजेंट है उन्हीं के बीच जो है ये न्यूक्लियर फोर्स लग जाएगा। तो हम देख सकते हैं कितने माइनरेस्ट हम कह सकते हैं डिस्टेंस पर ये फोर्स लगता है, लेकिन ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। इसी की वजह से एटम जो है स्टेबल होता है। अगर ये नहीं रहेगा तो एटम अनस्टेबल रहेगा, फट जाएगा, पूरा यूनिवर्स ही समाप्त हो जाएगा।
फिर जो है यहाँ पे दिया हुआ है कि डू नॉट डिपेंड ऑन चार्ज, ये चार्ज पर डिपेंडेंट नहीं होता है, चार्ज पर डिपेंडेंट नहीं होता है ये न्यूक्लियर फोर्स। और जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है कि ये प्रोटॉन से प्रोटॉन को बाइंड करता है, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन को बाइंड कर सकता है, और न्यूट्रॉन से न्यूट्रॉन को एक न्यूक्लियस के अंदर जो है बाइंड कर सकता है। लेकिन ये जो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच जो है बाइंड नहीं कर सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से दूर होता है, वो सेल्स में प्रेजेंट होता है, और वो डिस्टेंस इसके लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच जो ये नहीं लग सकता है। अब यहाँ पे जो है ये जो न्यूक्लियर फोर्स है, ये प्रोटॉन और प्रोटॉन अगर दो हैं तो उनके बीच अट्रैक्शन होगा, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है तभी भी अट्रैक्शन होगा, क्योंकि ये जो है चार्ज पर डिपेंड नहीं होता है, कोई भी दो चार्ज होंगे उन पर ये जो है अट्रैक्शन ही करेगा। और ये 100 टाइम स्ट्रॉन्गर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से। तो हम देख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स से भी ये कितना ज़्यादा होगा, मतलब अभी ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और उससे भी ज़्यादा हमारा जो है ये न्यूक्लियर फोर्स है। फिर उसके बाद से हमारा फोर्थ हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स, इसके बारे में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अपीयर्स ओनली इन सर्टेन न्यूक्लियर प्रोसेस सच एज बीटा डीके, कुछ न्यूक्लियर प्रोसेस में ही जो है केवल ये हमें देखने को मिलता है, जैसे कि जो बीटा डीके होता है वहाँ से न्यूट्रिनो पार्टिकल्स निकलते हैं। न्यूट्रिनो पार्टिकल्स को हम भूतिया पार्टिकल्स भी बोलते हैं, क्योंकि उनका ना मास डिफाइन होता है, मतलब कुछ भी उनका जो है बहुत बहुत माइनर होता है, बहुत कम होता है। तो ये वीक न्यूक्लियर फोर्स उनमें जो है बीटा डीके में जो है देखने को मिलता है। तो ये क्यों एराइज होता है न्यूक्लियर फोर्स? तो एराइज ड्यू टू इंटरेक्शन न्यूट्रिनो विथ अदर पार्टिकल। जब न्यूट्रिनो पार्टिकल्स बहुत ही हल्के पार्टिकल्स होते हैं, ये दूसरे पार्टिकल से इनका इंटरेक्शन होता है, तो वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है एराइज करता है। ये भी जो है शॉर्ट रेंज फोर्स है, यानी बहुत कम डिस्टेंस में लगता है, ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं लगता है। लेकिन ये ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रांग होता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से अधिक होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो है ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक फोर्स है हमारा, उससे बाद क्या हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स है हमारा, उसके बाद से हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, और उससे सबसे ज़्यादा जो है हमारा न्यूक्लियर फोर्स है। फिर यहीं पे जो हमारा यहाँ पे लिख दिया गया है कि सबसे स्ट्रॉन्गर जो हमारा न्यूक्लियर फोर्स है, उसके बाद से हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, उसके बाद से वीक न्यूक्लियर है, उसके बाद से सबसे कम जो हमारा ग्रेविटेशन है। अगर हम कंपैरिजन की बात करें मैग्नीट्यूड में, तो अगर हम मानते हैं कि जो हमारा न्यूक्लियर फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, अगर वो हमारा 1 है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो हमारा वो 100 गुना जो है कम हो जाएगा, 10⁻⁻² हो जाएगा। मतलब जो हमारा न्यूक्लियर फोर्स होगा उसमें अगर हम 100 से डिवाइड करें तो जो वैल्यू आएगा वो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा। और मान लीजिए जो हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स 1 है, उसमें हम अगर 10⁻13 से डिवाइड करें तो हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा। और अगर हम उसी न्यूक्लियर फोर्स में 10⁻38 से डिवाइड करें तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू आएगा। तो और अगर रेंज की बात करें तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बहुत शॉर्ट रेंज में 10⁻15 मीटर, यानी न्यूक्लियस एटम के न्यूक्लियस के डिस्टेंस के इतना यहीं पर लगता है ये, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है ये लॉन्ग डिस्टेंस में लगता है। वीक न्यूक्लियर फोर्स भी शॉर्ट डिस्टेंस में लगता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स तो भी ये भी बहुत ही लॉन्ग, बहुत ज़्यादा दूरी पर भी ये फील हो सकता है। तो ये पूरा था हमारा जो हैंड रिटन नोट्स थे फिजिक्स वाला सर के द्वारा, अलख पांडे सर के द्वारा, तो उसे हमने यहाँ पे देख लिया है। तो ये हमारा कंप्लीट ऑल अबाउट था चैप्टर 1 का, क्लास 11 का फिजिक्स का फिजिकल वर्ड। वैसे इस चैप्टर से जो है हमारे एग्ज़ाम में, नीट के एग्ज़ाम में या स्कूल एग्ज़ाम में भी बहुत कम ही आते हैं क्वेश्चंस, लेकिन फिर भी जो है एक फिजिक्स का फील लेने के लिए ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टिल बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल बीट्स सपोर्ट। थैंक यू।